So we'll go ahead with next topic. So we have started with a quick revision of which you can say quick recap of optics. तो हम लोग रे ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर रहे थे. अलॉन्ग साइड वी आर ऑल्सो एडिंग सम लिटिल मोर थ्योरी एंड फार्मूला जो आपने थ्योरी स्टेट बोर्ड में नहीं सीखा था लेकिन आपको जेई नीट के लिए लगने वाला है. तो एज आई टोल्ड यू, सॉरी बट ये ये ट्री डायग्राम भूलना ही नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट विल टेल यू कि तुमको क्या क्या कवर करना है और व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ इट. इफ यू रिमेंबर कल हम लोगों ने रिफ्लेक्शन तक का पूरा ही पार्ट कवर कर लिया था, including the table for sign convention. So today we will start with refraction of light. So as you already know, refraction of light is the bending of light when light passes from one medium to another. तो जब भी light medium change करेगा, it bends, right? तो दो cases है. Light can go from, of course, it can go from rarer medium to denser medium, rarer to denser, और light can go from denser to rarer. तो एक एक करके हम लोग देखेंगे. When light goes from rarer medium to denser medium, as you already know, आपको पता ही है वैसे. So when light goes from rarer medium to denser medium, सबसे पहले at the point of incidence we draw a normal. Then you have a ray of light which is going from rarer medium to denser medium. It bends towards normal. So it bends towards normal. And by the way, याद रखना अगर ये मीडियम होता नहीं तो लाइट जाता सीधा. ये इसको तुम बोलते हो ओरिजिनल डायरेक्शन या फिर इंसिडेंट डायरेक्शन. ये है आपका इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्टेड रे ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन मतलब कितना डेविएट हुआ. सो द एंगल मेड बाय the refracted ray with respect to original direction या incident direction is called as angle of deviation. Good. Then as I told you कि थोड़ा थोड़ा extra information हम ऐड करेंगे जो स्टेट बोर्ड में नहीं था लेकिन जेई नीट के लिए चाहिए. If this angle is I, this total angle is also I. क्यों? Because of vertically opposite. तो आपको दिख ही रहा होगा कि I equals to R plus delta. तो डेल्टा कितना हो गया? I minus R. तो angle of deviation is angle of incidence minus angle of refraction, but in which case when the light goes from rarer to denser. और by the way, if you see again, refraction of light में भी हमको तीन टॉपिक्स देखने हैं. रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, उसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस. तो हमने अभी पहले स्टार्ट किया है. फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस. So here we are talking about refraction at plane surface. At plane surface. Good. And of course तुमको याद होगा ही, जिस मीडियम में से लाइट ओरिजिनली ट्रैवल करता है हम उसको बोलते हैं मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1. जिस मीडियम में जाता है उसको बोलते हैं मीडियम 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2. एंड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल. तो मैं स्नेल्स लॉ भी लिख देता हूँ यहाँ पे. इस केस में स्नेल्स लॉ आएगा μ1 sin I equals to μ2 sin R. μ1 into sin of angle in medium 1 equal to μ2 into sin of angle in medium 2. When you say sin of angle in medium 2 तो दो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन. तो जब तुम बोलते हो एंगल इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल से कौन सा एंगल मेजर किया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो μ1 sin I equal to μ2 sin R. केस नंबर 2, the light can also travel from denser to rarer. तो denser to rarer. तो सेकेंड केस में you may have a ray of light traveling from denser to rarer, right? और ये इंटरफेस है. This interface separates two medium, denser and rarer. Again, light is traveling originally from denser medium, तो इसको मैं medium 1 बोल दूंगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये medium 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. And I will draw normal at the point of incidence. In this case, light is traveling from denser. और अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो लाइट कैसे जाता? सीधा जाता, राइट? बट इन दिस केस रिमेंबर ये इंसिडेंट रे है एंड लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो इट गोज समथिंग लाइक दैट. तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. तो ये कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बराबर.
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। पक्का? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस? Original direction and the refracted ray is the angle of deviation. Sure, good. Now again if you apply vertically opposite angle, तो ये I है तो ये I है। तो अभी if you see the diagram, you will notice कि I plus delta equals to R है। तो R equals to I plus delta है, तो डेल्टा कितना है? R minus I है। यहाँ पे कितना था? I minus R। यहाँ पे कितना है? R minus I। यहाँ पे कितना था? I minus R। यहाँ पे कितना था? तो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वेट आई टेल यू। डायग्राम पे वापस आऊंगा मैं। इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड होना मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होना, बराबर? क्योंकि इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल और तुम एंगल मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, बराबर? तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल। बड़ा एंगल था I, छोटा एंगल था R। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने देखा था when the light travels from denser to rarer, it bends away from normal। और तभी मैंने बता दिया था कि whenever light travels from denser to rarer, angle of refraction is greater than angle of incidence, बराबर? तो यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर टू रेयर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो R इज ग्रेटर देन I, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज R माइनस I। बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, तो सेम ही है, सिर्फ पहले केस में बड़ा एंगल है I, छोटा है R, तो I माइनस R। दूसरे केस में बड़ा एंगल है R, छोटा है I, तो R माइनस I। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर थिंग्स। हर बार डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग वहां से सब डिराइव नहीं कर सकते ना। यू हैव टू रिमेम्बर इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज I minus R। if the ray is going from denser to rarer, then angle of incidence is less than angle of refraction, तो delta is R minus I। तो ऐसा याद रखना उसको, पक्का? देन इसके बाद what we have seen is, if you remember, हमको अभी पता होना चाहिए what is refractive index। तो मैंने आपको बताया था कि refractive index क्या होता है। चलो आई विल रिपीट। सबसे पहले यू शुड नो दैट लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। एयर में उसका स्पीड अलग है, वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है, और सम अदर मटेरियल होगा तो उसमें अलग है। तो लाइट का स्पीड हर एक मीडियम में सेम नहीं होता। लाइट का स्पीड कौन से मीडियम में कितना होता है वो बताने के लिए हमको एक पैरामीटर लगता है जिसको तुम बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ एक ही काम है टू टेल यू व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम? नो, इट हैज अनदर रोल टू परफॉर्म। वो तुमको ये भी बताता है कि लाइट का बेंडिंग कितने एंगल से हुआ, मतलब व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट? तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल गिव यू टू इन्फॉर्मेशन। नंबर वन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। नंबर टू, इट टेल्स यू कि कितने एंगल से रिफ्रैक्शन हुआ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक्चुअली दोनों टाइप सेम ही है, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक को तुम बोलते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक को तुम बोलते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। One is absolute refractive index and the other is called as relative refractive index। मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ आपको। तो relative refractive index, they are almost same। absolute refractive index में सिर्फ इतना है कि light is traveling from air or vacuum to some other medium। मतलब जो भी मीडियम तुम ले रहे हो उसका सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम है। सो व्हेन यू से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो भी मीडियम है उसके सराउंडिंग में कौन है? एयर या फिर वैक्यूम। मतलब लाइट ओरिजिनली कहाँ से ट्रैवल कर रहा है? एयर से या फिर वैक्यूम से, एयर से या फिर वैक्यूम से, एयर से या फिर वैक्यूम से। मैं अभी बात भेज दूंगा, ध्यान यहाँ चाहिए। तो एयर से या फिर वैक्यूम से, रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। यहाँ पे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हो एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ सराउंडिंग में एयर या वैक्यूम है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
is defined as the ratio of speed of light in air to that of speed of light in medium. Good. C by V. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो भी मीडियम में लाइट जा रहा है वो एयर से नहीं जा रहा है, वो किसी और मीडियम से जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक ग्लास का स्लैब वाटर के अंदर रख दूँ एंड देन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो तब तुम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करोगे. अब वाटर से कहाँ गया? ग्लास में, तो तब तुम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करोगे. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू मतलब लाइट जहाँ जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मतलब कौन था? वाटर था. So refractive index of medium 2 with respect to 1 is defined as absolute refractive index of medium 2 upon absolute refractive index of medium 1. Imagine करना है तो वो भी कर सकते हो. If you want to imagine, तो कुछ नहीं है, it is simple, a very simple task. मान लो ये ग्लास है, imagine this is a glass, and then imagine in the surrounding there is air. यहाँ पे air है ना. अब एयर था, मैंने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, तो सराउंडिंग में पहले एयर था, अब मैंने वाटर फिल कर दिया, तो नाउ ग्लास इज सराउंडेड बाय वाटर. ठीक, तो इस केस में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा? रिलेटिव. मैं इसको ऐसा तो इमेजिन कर ही सकता हूँ कि वाटर अलग, ग्लास अलग, अब दोनों के सराउंडिंग में कौन है? एयर है, तो क्या डिफाइन होगा? एब्सोल्यूट. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब मीडियम 2 with respect to water मतलब medium 1 can also be defined as ratio of absolute refractive index of glass upon absolute refractive index of water. तो you can also define this way, ऐसा भी define हो सकता है. और otherwise there is one more definition of it, अगर याद होगा तो आपको. Relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is also defined as the ratio of speed of light in medium 1 to that of medium 2. या फिर तुम इसको और एक तरीके से भी डिफाइन करते हो. यू नो व्हाट इज स्पीड? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. याद है क्या? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो n लैम्डा 1 अपॉन n लैम्डा 2. n क्या हो गया? कैंसल. क्यों कैंसल हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो वेव का फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है. चेंज क्या होता है? वेवलेंथ. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, या फिर वेवलेंथ इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, ये सारे के सारे डेफिनेशन है किसके? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 डेफिनेशन है. इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 is a ratio of absolute refractive index of medium 2 upon absolute refractive index of medium 1, या फिर it is a ratio of speed of light in medium 1 to that of speed of light in medium 2, या फिर it is a ratio of wavelength of light in medium 1 to that of wavelength of light in medium 2. तो 3 फॉर्मूलाज है. अब कौन सा यूज करना वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, तो तब का तब देखेंगे, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए. गुड. देन इसके बाद अगेन देयर इज अ टॉपिक जो आपके स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता है, विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, इफ यू रिमेंबर, एग्जाम्पल 9.9 था शायद वो. ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई भी बात नहीं. इट इज सिंपल टॉपिक. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इट इज टू सिंपल और उसको सिंपल ही रखेंगे. सो लेट अस टेक a medium, denser medium. Let's say कि हमारे पास ये एक नॉर्मल है और यहाँ पे भी एक नॉर्मल है. तो रे ऑफ लाइट आया, पहले वो ट्रैवल कर रहा है रेयर से डेंसर, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया. सेकेंड सरफेस पे इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल. गुड. तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो ये भी R, क्यू आर अल्टरनेट, एंड देन दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस E. अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको क्या बताता है? तो पहले समझ लो, यहाँ पे मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 है, और वापस से नीचे मीडियम 1 हो सकता है. ठीक, एयर ग्लास एयर हो सकता है, एयर ग्लास समथिंग एल्स भी हो सकता है, राइट.
तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अब इस केस में तुम देखोगे तो रे ऑफ लाइट टॉप से बॉटम जा रहा है, इट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एंड देन टू रेयरर, तो ये एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है। अगर हम लोगों ने इस रे को उल्टे डायरेक्शन में सेंड किया होता, मतलब बॉटम टू टॉप सेंड किया होता, तो उस केस में ये जो रे है ये एग्जैक्टली सेम ही पाथ फॉलो करता। सिर्फ होता क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस दूसरे केस में ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रे इट ट्रेसेस एग्जैक्टली सेम पाथ, उसको बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो तुमने सिर्फ रे का डायरेक्शन उल्टा किया एंड इट ट्रेसेस द सेम पाथ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये सिर्फ पता होना चाहिए सो टू सॉल्व सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में लगेगा आपको ये, तो इजी था, प्रीटी सिंपल। देन नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब मतलब बेसिकली अगर आपको याद होगा हमने स्टेट बोर्ड में, डू यू रिमेंबर वी हैव कवर्ड समथिंग कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट, याद है? यही है ना रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, याद है क्या लैटरल शिफ्ट? याद है पक्का? गुड। तो मैंने आपको तब बताया था कि एक और टाइप का शिफ्ट है जो आपको स्टेट बोर्ड में नहीं लगता है, दैट इज ओनली फॉर जेईई नीट। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में हमको बेसिकली सिर्फ देखना है शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। दो टाइप के शिफ्ट की बात होगी, एक है lateral shift which you have already studied in your state board classes, lateral shift। तो पहले मैं lateral shift को रिवाइज करवा देता हूँ। एंड रिमेंबर जेई नीट के क्लासेस में हम लोग मोस्टली फॉर्मूला डिराइव नहीं करते, सिर्फ तब करूँगा जब आपका स्टेट बोर्ड में वो डेरिवेशन नहीं हुआ होगा, ओनली इन दैट केस। इसका तो डेरिवेशन हमने देखा था ना lateral shift का, याद आ रहा है क्या कुछ? हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, तो यू शुड रिमेंबर when a ray of light passes through a transparent glass slab, when a ray of light passes through a transparent glass slab, it is refracted twice at the two parallel surfaces. When a ray of light passes through a transparent glass slab, it is refracted twice at the two parallel surfaces. एक बार ऊपर के सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, एक बार नीचे के सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा। तो हमारे पास ये, इसको हम लोग मान लेते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गुड। अब यहां से ऐसा लाइट आया, दिस इज रे ऑफ लाइट विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इसका बेंडिंग हो गया। और फिर वापस से सेकेंड सरफेस पे उसका और एक बार बेंडिंग हुआ, तो एट द सेकेंड सरफेस इट इज रिफ्रैक्टेड वंस अगेन, बट एट द सेकेंड सरफेस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? हाँ, डेंसर टू रेयरर, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये आ गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड रिमेंबर, इससे पहले कि मैं ये ड्रॉ करूं, रिमेंबर अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे कैसे जाता? सीधा, स्ट्रेट। लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से इस रे का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार टॉप सरफेस पे, एक बार बॉटम सरफेस पे, और जो एमर्जेंट रे है इट गोज पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। अगर मेरे पास ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे सीधा सीधा जाता, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से उसका एक बार अब ऊपर की सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार नीचे की सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो डबल रिफ्रैक्शन हुआ है, इट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस and these two surfaces are parallel, so it is refracted twice by two parallel surfaces and the emergent ray is parallel to the original direction। और ये जो स्लैब है इसका थिकनेस इट इज t। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंड दिस एंगल ऑफ इमर्जेंस E। हमको फाइंड करना है लैटरल शिफ्ट, मतलब एमर्जेंट रे और ओरिजिनल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि द रे इज शिफ्टेड। कितने से शिफ्ट हुआ ये रे? इट इज शिफ्टेड बाय d, डिस्टेंस d, बराबर। तो अगर आपको याद होगा इसका जो फॉर्मूला आता है लैटरल शिफ्ट का, याद है क्या? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ लैटरल शिफ्ट? भूल गए? कैसे भूल गए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैटरल शिफ्ट? d इक्वल्स टू t sec r साइन ऑफ I माइनस R।
तो लैटरल शिफ्ट होता है d इक्वल्स टू टी सेक आर साइन ऑफ आई माइनस आर, और जो आई माइनस आर होता है ये होता है डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। वो तो अब भी देखा ना आप लोगों ने, आज देखा कि नहीं, डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर। तो इसका हमने डिटेल डेरिवेशन देखा था इन योर स्टेट बोर्ड क्लासेस। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बट देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू शुड नोटिस। सिंगल रे ऑफ लाइट है, सिंगल रे ऑफ लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है दो पैरेलल सरफेस पे। तो लैटरल शिफ्ट में यू हैव जस्ट वन रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस एट द टू पैरेलल सरफेस एंड द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। So the distance between the original direction and the emergent direction is called as lateral shift या lateral displacement, जिसको तुम बोलते हो d. So d is t, where t is thickness of the slab, sec r, where r is angle of refraction and sin of I minus r. दूसरा टाइप का शिफ्ट है नॉर्मल शिफ्ट। अभी नॉर्मल शिफ्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल शिफ्ट अगेन हम लोग ये सब विदाउट डेरिवेशन फॉर्मूला याद रखने वाले हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल शिफ्ट में हमारे पास एक नहीं दो रेज है। यू हैव टू रेज ऑफ लाइट। तो रिमेंबर यू हैव टू रेज ऑफ लाइट एंड देन वी हैव अ स्लैब। अगेन इसमें भी एक ग्लास स्लैब है, सिर्फ डिफरेंस ये है यहाँ पे जो ग्लास स्लैब था वो हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है वो वर्टिकल है। और यू हैव टू रेज ऑफ लाइट एंड रिमेंबर इमेजिन ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो दो रेज ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कॉन्वर्ज हो जाते हैं। सो यू हैव रेज विच आर समथिंग लाइक दिस। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये उनका बन जाता पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस, लेट अस से O। यहाँ पे सिंगल रे था, वहाँ पे दो रे है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्लैब है, यहाँ पे वर्टिकल स्लैब है, करेक्ट। यहाँ पे दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ सिंगल रे का, यहाँ पे दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ दोनों रेज का। तो बिकॉज ऑफ द स्लैब, पहले तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज नॉर्मल ड्रॉन हियर, दिस इज नॉर्मल ड्रॉन हियर। At the first surface, the ray of light is traveling from which medium to which medium? Rarer to denser. So it bends towards के away. Towards normal, पक्का? Towards normal ना? Towards. तुमने ही बोला ना towards. I am not saying towards. You are saying towards. Towards. मतलब ऐसा क्या? हाँ तो ऐसा मतलब वो रे को थोड़ी क्रॉस करके जाएगा इधर। तो towards ये normal है ना, normal. ये ओरिजिनल डायरेक्शन है कि नहीं? तो towards normal मतलब वहां पे हुआ कि नहीं शिफ्ट? या टूवर्ड्स हुआ, ये अवे बता रहे तुम। दिस इज टूवर्ड्स इज हियर, टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। तो सिमिलरली सेकंड रे का भी वही होगा, सेकंड रे भी बेंड होगा कहाँ पे? टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और सेकंड सरफेस पे द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? डेंसर टू, वेरी गुड। तो इट विल बेंड टूवर्ड्स की अवे फ्रॉम, पक्का अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रिमेंबर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखो ये सीधा जा रहा था, इधर दिखा था तो टूवर्ड्स होता, और दूर दिखा रहा हो तो ये अवे हो गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये दोनों रेस आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन they converge at a new point which is called as O dash. तो नॉर्मल शिफ्ट में पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑफ टू रेज, यहाँ पे सिंगल रे था और यहाँ पे कोई कॉन्वर्जेंस नहीं हो रहा था। यहाँ पे स्लैब हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे दो रे है, यहाँ पे रेज कॉन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्लैब है, यहाँ पे emergent ray is shifted with respect to original direction, यहाँ पे point of convergence is shifted because of the slab। तो ये जो shift हुआ है, इसका shift हुआ है point of convergence का, इसको बोलते हैं normal shift। इसको डिनोट करते हैं हम लोग x से, बराबर। तो that is normal shift। Again the thickness of the slab is t। तो normal shift का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है आपको, डिराइव नहीं करना है। You are supposed to use it directly, 1 minus 1 by mu into t, ऐसा आता है। You are supposed to use the formula of normal shift, 1 minus 1 by mu into t, that is normal shift। अभी 1 minus mu by 1 कि 1 minus 1 by mu, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
अगर म्यू बाय 1 होता तो डिनोमिनेटर लिखता क्यों, फिर डिनोमिनेटर तो 1 है ना, तो 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू टी, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। गुड, पक्का। तो नॉर्मल शिफ्ट में कितने रेज है, यहाँ पे कितने हैं, एक। नॉर्मल शिफ्ट में कौन शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस, और यहाँ पे कौन शिफ्ट हो रहा है, रे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो, एक्स्ट्रा थिंग। गुड, देन इसके बाद वी वांट टू ऑफ कोर्स सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो याद होगा आपको, इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, याद है क्या, पक्का, श्योर श्योर। तो इसमें हमको दो केसेस डिस्कस करने हैं, एंड इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वी वांट टू मेक फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, बस नाम ही ऐसा देता हूँ उसको मैं, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। थोड़ा अभी इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड होगी तो ध्यान दो। कॉन्सेप्ट याद है, क्या था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही भूल गए तो बोले हाँ याद है। दो केसेस होते हैं, एक केस में ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि इमेजिन एक वाटर टैंक है और वाटर टैंक में कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड। अगर ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम से देख रहा है तो ऑब्जेक्ट विल अपीयर नियरर, मतलब इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। वो रियलिटी में ज़्यादा दूर है लेकिन हमको पास में दिखता है, राइट। तो रियल डेप्थ इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द डेंसर मीडियम, और अपरेंट डेप्थ इज द डेप्थ एट विच इट अपीयर्स टू अस। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड। खुद ऑब्जेक्ट क्या, अगर मैं एक वाटर का टैंक लेता हूँ और टैंक का जो बेस है वो बेस भी हमको रेज दिखता है। स्विमिंग पूल का केस भी बताया था आपको मैंने। स्विमिंग पूल में नॉर्मली व्हेन यू लुक इनसाइड द स्विमिंग पूल, आपको लगता है पानी ज़्यादा डेप्थ पे नहीं है, पानी कम है, ज़्यादा डीप नहीं है, राइट, करेक्ट। लेकिन जब जंप मार देते हो तब समझ में आता है अरे ये तो बहुत ही डीप है। तो not only object but the bottom of the tank itself appears to be raised, right। तो दो केसेस हमने देखे थे, तो यू नीड टू रिमेंबर बोथ केसेस। ऑब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जर्वर कहाँ है, इन दोनों के हिसाब से फॉर्मूलाज आपको बनाने पड़ेंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो केस वन हमने देखा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। फिर हमने एक उल्टा केस देखा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड द ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। गुड, देन पहला केस, और याद रखना ये जो रिवीजन चल रहा है ना तुमको बहुत इजी लग रहा है, अब क्वेश्चन जब आएंगे तब समझेगा कि वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। लेट अस से दिस इज अ वाटर टैंक, एक ऑब्जेक्ट है एट द बॉटम, तो उसका जो रियल डेप्थ है उसको मैं आर बोलने वाला हूँ। लेकिन ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, दिस इज ऑब्जर्वर हियर, तो उसको यही ऑब्जेक्ट दिखता है रेस्ड, उसको दिखता है पास में। उसको जितने डेप्थ पे ये ऑब्जेक्ट दिखता है वो होता है अपरेंट डेप्थ। मतलब टू एन ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस एस। एंड देन इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम का। किसका, डेंसर मीडियम, क्योंकि दूसरा मीडियम तो एयर है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वैसे भी 1 है। तो रिमेंबर इन दिस केस यू आर फाइंडिंग आउट द refractive index of which medium, denser medium। So what is the refractive index in this case, real depth upon apparent depth। और मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम को छोड़ के सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सारे मीडियम के लिए 1 से बड़ा ही होता है, छोटा हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी लेस देन 1। तो ऑफ कोर्स नंबर अगर 1 से बड़ा चाहिए तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे रियल डेप्थ ज़्यादा है कि अपरेंट डेप्थ ज़्यादा है, रियल डेप्थ, तो फिर रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ ऐसा ही आएगा। गुड, इन द अदर केस, दूसरा जो केस है हमारे पास,
उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो होता है रेयरर मीडियम में और ऑब्जर्वर होता है डेंसर मीडियम में। मैंने इसका भी आपको एग्जांपल दिया था कि इमेजिन यू आर इनसाइड अ स्विमिंग पूल, तुम स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहे हो और देन यू सी अ प्लेन विच इज फ्लाइंग बाय और मे बी अ बर्ड विच इज फ्लाइंग बाय, समथिंग सम ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो हाइट है, मतलब जो रियल हाइट वो कितना है, आर। ये होता पास में है, दिखता दूर है। वो होता दूर है, दिखता पास है। ये होता पास में, दिखता दूर है, राइट। इट अपीयर्स टू बी फार्दर अवे। व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम द ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर, व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम द ऑब्जेक्ट अपीयर्स अवे, है ना, फार्दर अवे। तो यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, एस बराबर। यहाँ पे भी तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला चाहिए। किसका, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम का। सराउंडिंग यहाँ पे भी कौन है, एयर है। यहाँ पे भी सराउंडिंग कौन था, एयर था। तो यहाँ पे ए बड़ा है कि आर बड़ा है, ए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अदर देन एयर और वाटर, एयर और वैक्यूम इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आएगा ए बाय एच। क्या आएगा, ए बाय एच नहीं आएगा, ए बाय एच, ए बाय आर आएगा। बराबर, गुड। मैं इतनी ज्यादा कभी कभी बीच में गड़बड़ करता हूँ, सो एज टू चेक इफ यू आर स्लीपिंग और अवेक, तो जागते रहो। जागते रहो, छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, तो जागते रहो। तो ठीक है। तो इन द फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट वाज इन विच मीडियम, denser, observer was in rarer. What was the refractive index of the denser medium, real depth upon apparent depth। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट पास में दिखता है कि दूर दिखता है, पास में, इट अपीयर्स टू बी रेस्ड सो इट अपीयर्स नियरर। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था और ऑब्जर्वर कहाँ था, तो ऑब्जेक्ट वाज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर वाज इन डेंसर मीडियम। उस केस में जो रियल हाइट है वो ज्यादा होता है कि एपरेंट हाइट ज्यादा होता है, एपरेंट हाइट मतलब द ऑब्जेक्ट अपीयर्स फार्दर अवे, होता पास में दिखता दूर है। उस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम किसका फाइंड कर रहे हो, वापस से डेंसर मीडियम का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ए बाय आर, ए बाय आर, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। यहाँ पे रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो कई जगह पे इसको आर डी लिखेंगे और ए डी लिखेंगे। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसको ए एच और इसको आर एच लिखेंगे, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, राइट। मुझे कंटाला आता है, इसके लिए मैं आर बाय ए लिखता हूँ और इसको ए बाय आर लिखता हूँ, है ना। अरे बराबर लिखा है यहाँ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, सही है। अब इस केस में शिफ्ट का फॉर्मूला चाहिए, तो डायग्राम से दिख रहा होगा आपको, आर इक्वल टू एस प्लस ए, तो एस इक्वल्स टू आर माइनस ए। तो यहाँ पे शिफ्ट होता है आर माइनस ए, और वापस से वही बात है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यू सी थिंग्स आर रिपीटिंग देमसेल्फ। उधर भी तुमको बोला था मैंने, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर, बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल। यहाँ पे भी बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस, उधर भी वही होगा। फिर उधर बड़ा डिस्टेंस कौन है, ए है, और छोटा कौन है, तो बस देख लो, एस इज ए माइनस आर। एंड देन इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा, ठीक नहीं होगा तो अभी याद रख लो। प्रॉब्लम ये है कि आपका ध्यान नहीं है, तो ध्यान दो। अब प्रॉब्लम ये आता है कि एपरेंट डेप्थ या फिर एपरेंट हाइट ये इल्यूजन है। मैंने बोला ना, दिखता है, वैसा होता नहीं है। मुझे दूर से दिख रहा है कि अरे वहाँ पे गोल्ड माइन है, मैं चलता ही चला, कभी मिला नहीं क्योंकि वो था ही नहीं। तो एपरेंट डेप्थ कभी था ही नहीं, तो हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते। एपरेंट हाइट भी कभी था ही नहीं, तो हम मेजर कर नहीं सकते। जो चीज़ को मेजर कर नहीं सकते उसकी वैल्यू पता नहीं, तो शिफ्ट कैसे निकालोगे। इसके लिए हम ऐसे फॉर्मूला में से ए को एलिमिनेट करते हैं और हम लाने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो और व्हाट वी कैन मेजर। कैन यू मेजर रियल डेप्थ, यस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू मे नो। तो ये जो फॉर्मूला बना आपका, म्यू इक्वल्स टू आर बाई ए, इसमें से मैं ए इक्वल्स टू आर बाई म्यू लिख सकता हूँ क्या, यस। तो आई कैन राइट डाउन आर माइनस
आर बाय म्यू, क्योंकि ए क्या है, आर बाय म्यू है। तो एस इक्वल्स टू आर कॉमन 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो एस इक्वल्स टू आर। अच्छा, इफ यू नोटिस दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज द सेम। सिर्फ वहां पे थिकनेस ऑफ द स्लैब था, यहाँ पे ये रियल डेप्थ है। तो कितना कितना हेल्प हो रहा है आपका कि फॉर्मूला कम याद रखने पड़ेंगे। अब इसको सिर्फ मैंने जानबूझ के म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू लिखा, जानबूझ के बताता हूँ क्यों। एस इक्वल्स टू ए माइनस आर, यहाँ से म्यू इज ए बाय आर, तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू आर। तो ए इज म्यू आर, तो यू हैव म्यू आर माइनस आर, तो एस इक्वल्स टू आर कॉमन म्यू माइनस 1। Now if you see that formula shift in the second case and the shift in the first case, the only difference is यहाँ पे एक extra mu है डिनोमिनेटर में, वहाँ पे है क्या, नहीं। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे याद रख सकते हो। अब my job is to tell you how to remember formulas, क्योंकि फिर नहीं तो रटने बैठोगे तो कुछ नहीं याद आएगा, एग्जाम में सब भूल जाते हैं, इधर का उधर उधर का उधर अप्लाई करके आ जाते हैं, तो मत करना। डू यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर नॉर्मल शिफ्ट? नॉर्मल शिफ्ट 1 minus 1 by p into t. That is exactly the same formula for shift when the object is in denser medium and the observer is in rarer medium. सेम फॉर्मूला है, सिर्फ t के जगह पे r लिखना है। तो r 1 minus 1 by म्यू, बराबर, करेक्ट, पक्का, श्योर, 100%। तो ये जो 1 minus 1 by म्यू है वो क्या बन गया, म्यू माइनस 1 by म्यू, म्यू माइनस 1 by म्यू। अब जब केस 2 था, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में था, तो सिर्फ डिनोमिनेटर का म्यू को हटा दो, हटा दिया, तो बन गया फॉर्मूला फॉर शिफ्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड द ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। अब यहाँ तक तो तुमने स्टेट बोर्ड में भी सीखा, तो व्हाट इज एक्स्ट्रा इन जेई नीट। अब जेई नीट में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये जो डेंसर मीडियम है दोनों केस में, नॉर्मली डेंसर मीडियम या तो वाटर या तो ग्लास ही होगा, बाकी कोई नॉर्मली रहता नहीं है। आप बोलोगे क्यों, ऑब्जर्वर देखने वाला, हम ही तो देखने वाले हैं। तुम पानी के अंदर से बाहर देख सकते हो, यस। तुम ग्लास का एक स्लैब लेके ग्लास में से भी देख सकते हो, यस। तो नॉर्मली वी ह्यूमंस वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम इनसाइड वाटर टू आउटसाइड एयर और थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो ये दो नॉर्मल मटेरियल है जो हम लोग यूज करते हैं, इसलिए मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मली एयर, ग्लास और वाटर के लिए ही होते हैं। तो एक काम करते हैं, व्हाट वी विल डू इज, हम यहीं पे फॉर्मूलाज बना के देख लेंगे, एंड आई विल कॉल दिस स्पेशल केसेस। विल जस्ट वेरी क्विकली टेक टू मटेरियल्स। फर्स्ट मटेरियल इज ग्लास। इफ यू वांट टू टेक ग्लास, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Here also the first material is glass. You know what is the refractive index of glass? 1.5, which is 3 by 2. So refractive index of glass is 1.5. हमको देखना है शिफ्ट का फॉर्मूला। शिफ्ट, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, एग्जाम्पल तुमने इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। याद है क्या एक क्वेश्चन था, बोला था कि एक इंक स्पॉट है, उसके ऊपर तुमने एक ग्लास का स्लैब रख दिया, तो वो वही एग्जाम्पल था। इंक स्पॉट के ऊपर ग्लास का स्लैब रख दिया, मतलब ये ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट जो इंक स्पॉट है वो डेंसर मीडियम में है और तुम उसको ग्लास के बाहर से देख रहे हो, तो ऑब्जर्वर किस में है, रेयर मीडियम में है। तो वैसा ही एग्जाम्पल है। तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू म्यू माइनस 1 बाय, या तो फिर सीधा ये यूज कर लो। तो शिफ्ट इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 बाय म्यू, लेकिन व्हाट इज म्यू हियर, 3 बाय 2। तो S equals to R 1 minus 2 by 3. What is 1 minus 2 by 3? What is 1 minus 2 by 3? 1 by 3. अरे 1 by 3 होता है, वो कितना होता है, 1 by 3। एक में से 2/3 गया। अरे यू आर इंडियन, कम ऑन, हम तो दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है बहुत सारे। नॉट, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यू सी, इफ यू हैव 2 more siblings, तुम एक हो और साथ में 2 और है, मतलब 3 सिबलिंग्स, तो ऐसा सोचते हो, अरे मेरे पापा के पास इतना प्रॉपर्टी है, मुझे कितना मिलेगा, 1/3। बाकी के पास कितना जाएगा, 2/3।
नो आई एम टेलिंग यू, हम लोग मैथमेटिक्स में अच्छे इसके लिए भी है बिकॉज वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. यू डू नॉट रिलेट दिस. और अभी बताता हूँ आपको, अभी से भी थॉट आने लगे होंगे या अगले साल तो आ ही जाएंगे, या तो फर्स्ट ईयर में तो आएगा 100%. फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तुम सोचोगे कि मैं ग्रेजुएशन करने में मुझे पैकेज कितना मिलेगा, पैकेज कितना मिलेगा, हमेशा ऐसा दिमाग में रहता है पैकेज कितना मिलेगा. फिर तुम सुनते हो अरे वो दूर का कजिन है उसको 6 लाख का पैकेज मिल गया. फिर यू स्टार्ट थिंकिंग 6 लाख डिवाइड बाई 12, हाफ लाख अ मंथ, 50,000 पर मंथ, है ना. फिर खुद सोचते हो मुझे कम से कम कितना चाहिए. लेट्स से आपको 75,000 चाहिए पर मंथ. फिर तुम 75 को 12 से मल्टीप्लाई करते रहते हो, साल में कितना मिलेगा. है ना. गुड. वो होता है, वो जनरल चीज़ है. हम जब थे 11 में तब नॉर्मल स्टार्टिंग पैकेजेस वर अराउंड 1.8 फॉर अ डिग्री लाइक बीएससी और बीकॉम. इंजीनियर्स को थोड़ा सा ज़्यादा था, 2.4 या 3 लाख का पैकेज था तब. अभी तो 2 ढाई 3 लाख में कुछ होता नहीं है. बट वी यूज टू हैव दिस कैलकुलेटर इनसाइड आवर ब्रेन ऑलवेज. 2.4 20,000 रुपये महीना, ओके. 3 लाख 25,000 रुपये महीना, 1.8 15,000 पर मंथ. तो नंबर्स तो यू शुड बी वेरी गुड एट. तो ये एक में से 2 तिहाई गया तो 1 तिहाई 1/3 इज लेफ्ट. तो शिफ्ट इज रियल डेप्थ बाय 3. शिफ्ट इज रियल डेप्थ बाय 3. तो अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू स्पेसिफिकली यू अ क्वेश्चन, मैंने बोल दिया कि एक इंक स्पॉट था, उसके ऊपर आपने एक ग्लास स्लैब रख दिया और उस ग्लास स्लैब का थिकनेस है 9 सेंटीमीटर. कितना है? 9 सेंटीमीटर. तो व्हाट विल बी द शिफ्ट? 9/3 मतलब 3 सेंटीमीटर, राइट. मतलब व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ देन? 6 सेंटीमीटर. क्योंकि शिफ्ट और एपरेंट डेप्थ का एडिशन रियल डेप्थ होता है. वो मैं नहीं बोल रहा, डायग्राम बोल रहा. अगर रियल डेप्थ 9 सेंटीमीटर है और एपरेंट मतलब शिफ्ट अगर आप बोल रहे हो 9/3 3 है, तो इफ दिस इज 9 दिस इज 3, हाउ मच इज ए? 6. गुड. तो अब उल्टा सोचो, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसको तुम ग्लास के थ्रू देख रहे हो, तो यू आर पुटिंग अ ग्लास राइट इन फ्रंट ऑफ योर आई एंड यू लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट. तो इस केस में शिफ्ट कितना था? फॉर्मूला क्या था? r इंटू म्यू माइनस 1. तो इट इज r इंटू 3/2 माइनस 1. हाउ मच इज दिस? 0.5 मतलब r/2. r/2. तो इस केस में शिफ्ट कितना होगा? रियल हाइट अपॉन 2. गुड. दैट. देन सेकेंड केस वेयर द मटेरियल इज वाटर. तो जैसे पहला आपने बोला फॉर ग्लास, वैसे तुम ले सकते थे वाटर के लिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हाउ मच? 4/3 एंड दैट इज एक्चुअली 1.33. अब ये यूज नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए. तो सेकेंड केस इज ऑफ वाटर वेयर यू हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4/3 विच इज 1.33. So now the same thing, shift is 1 minus 1 by mu, that is 1 minus 4/3. So this is equals to r 1 minus 3/4. एक में से 3/4 गया तो 1/4, 1/4 is left, 1/4 is left. तो r/4. तो ज़्यादा शिफ्ट किस में हुआ? When the denser medium is glass कि denser medium is water? ये 1/4 है, दिस इज 0.25%, 25% मतलब. और ये 1/3 33%. तो ज़्यादा शिफ्ट ग्लास में हुआ और कम शिफ्ट इज फॉर वाटर. तो एस इक्वल्स टू यहाँ पे r इंटू म्यू माइनस 1. तो एस इक्वल्स टू r 4/3 माइनस 1. हाउ मच इज दैट? 1/3. 1/3 इज r/3. पक्का? गुड. देन अभी इतना ही है फॉर रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. बट इसका एप्लीकेशन, वन मोर एप्लीकेशन यू कैन हैव इन विच अ बीकर कंटेन्स नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिसिबल? जो मिक्स नहीं होते. सो यू हैव अ बीकर मतलब अ कंटेनर विच कंटेन्स various immiscible liquids. Immiscible liquids. And by the way,
मैं अभी आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करूंगा तब मैं आपको ट्रिक दूंगा, तब फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। तो बट उसका कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन कि वो फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल डिराइव कैसे करते हो देख लो, बट देन ऑफ कोर्स देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स आएगा जहाँ पे हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो अ बीकर कंटेन्स वेरियस इमिसिबल लिक्विड्स, वेरियस मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो लेट अस से सो इट्स जस्ट लाइक यू नो व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड एज, आई डोंट रिमेंबर, टेस्ट अच्छा होता है वैसे उसका, फालूदा, या ऑफ कोर्स। तो यू हैव some kind of substance, of course it is solid because it is sinking down, तो उसके ऊपर फिर you have another layer of something maybe सेवई, I don't know, right, and then उसके ऊपर you have another layer of something good. No, I told you ना, I don't think I told you, साइंस वाले लोग ना पागल होते हैं, we are completely mad, we try to relate anything anywhere. So this is the thickness of the first material, and then this is thickness of second material. You can call this as d1 d2 also, doesn't matter really. This is the thickness of the third material. This is a liquid by the way, liquid. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका है μ2, इसका है μ3। आप उल्टा भी कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन μ1 μ2 μ3 t1 t2 t3, डज नॉट मैटर रियली। द आइडिया इज कि 3 4 5 जितने भी लिक्विड लेने हैं वो इमिसिबल है, वो मिक्स नहीं होते हैं, मिक्स हो जाते तो सॉल्यूशन बन जाता ना उसका। तो दे विल नॉट बी एबल टू मिक्स विथ ईच अदर। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर। जब तुम्हारे पास एक सिंगल लिक्विड हो और अगर डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट हो, तो तुम जब ऊपर से देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट तुमको रेस दिखता है, ऐसा ही होता है ना, द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक अपीयर्स टू बी रेस। या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, खुद बॉटम है, तो टैंक का बॉटम भी क्या दिखता है, अपीयर्स टू बी रेस्ड। एक की जगह पे दो हो तो पहले लिक्विड ने रेस किया और दूसरे ने भी रेस किया, तो एपरेंट डेप्थ विल बी बिकॉज ऑफ बोथ द लिक्विड्स। तीन है तो तीनों की वजह से आपको रेस दिखेगा। तो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल एपरेंट डेप्थ, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम और एन ऑब्जेक्ट विच इज एट द बॉटम। तो एक ही बात है, तो लेट अस से what is total apparent depth, so it will be apparent depth due to first liquid plus apparent depth due to second liquid plus apparent depth due to third liquid, correct, पक्का। चौथा होगा तो प्लस फोर्थ, पांचवा होगा तो प्लस फिफ्थ। बट इफ यू रिमेंबर, बाय द वे इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन, तो जनरल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ऐसे होगा ना कि उल्टा होगा, नहीं, एक बार सोच लो, नहीं तो आंसर गया। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ की एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, तो बराबर है ना ये। हाँ, तो एपरेंट डेप्थ का जनरल फॉर्मूला बन गया आपके पास रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, ये जनरल फॉर्मूला है। तो टोटल एपरेंट डेप्थ जब निकालोगे तो दैट इज एपरेंट डेप्थ ड्यू टू फर्स्ट, तो पहले मटेरियल ने कितना एपरेंट डेप्थ किया, इट इज रियल डेप्थ ऑफ फर्स्ट अपॉन μ1। सेकंड का कितना होगा, रियल डेप्थ ऑफ सेकंड अपॉन μ2 प्लस रियल डेप्थ ऑफ थर्ड अपॉन μ3। लेकिन रियल डेप्थ ऑफ फर्स्ट को क्या बोला है, T1, सेकंड को क्या बोला है, T2, तीसरे को क्या बोला है, T3। तो टोटल एपरेंट डेप्थ कितना आ गया, T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2 प्लस T3 बाय μ3, करेक्ट, गुड। चार होंगे तो T4 बाय, पांच होंगे तो T5 बाय। अच्छा, अभी आपको मैंने बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन में, चलो अभी बता देता हूँ, कोई बात। तो यू विल हैव वन क्वेश्चन लेस टू सॉल्व। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है कि तीन इमिसिबल लिक्विड्स है और तीनों का जो डेप्थ है वो सेम है, कितना है, सेम, कितना है, सेम। अब एक बात बताओ, अगर टोटल डेप्थ इज h, कितना, h, और मैं बोल रहा हूँ तीनों का सेम है,
तो T1 T2 T3 की वैल्यू कितनी हो गई? h/3। अगर 2 होते तो h/2, 3 होते तो h/3, 4 होते तो 5 होते तो इसका मतलब n होते तो h/n। तो उस केस में T1 T2 T3 Tn सब क्या होंगे? तो ये T1 T2 T3 Tn सब के सब क्या आ जाएंगे? कॉमन। क्या आ जाएंगे? क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है? क्या है? क्या है? सेम है ना, तो कॉमन आ गया कि नहीं? हाँ, तो क्या आ जाएगा? 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 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 कब तक? μn। सही है? पक्का? अब आंसर कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास दो ही है तो h/2, मतलब h/2 1/μ1 प्लस 1/μ2। 3 है तो h/3 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3। 4 है तो h/4 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3 प्लस 1/μ4। ये आपका नीट का क्वेश्चन हो गया 4 वाला। 4 लिक्विड्स दिए थे, इमिसिबल थे। आपको पूछा था व्हाट इज द टोटल अपरेंट डेप्थ, एंड ऑल दिस 4 लिक्विड्स हैव द सेम रियल डेप्थ, मतलब h/4। दे आर ऑक्यूपाइंग इक्वल वॉल्यूम्स। तो 4 है तो h/4 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 और h/4, तो n की वैल्यू कितनी है? 4। तो आंसर आ जाएगा h/4 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3 प्लस 1/μ4। डन। तो क्वेश्चन देखा, आंसर चेक किए, जहां पे 4 दिख गया वो आपका आंसर है। तो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट आंसर्स। पक्का पक्का? श्योर? गुड। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि इमेजिन कर लो कि ये जो 3 लिक्विड है, 3 इमिसिबल लिक्विड है, ऐसा इमेजिन कर लो कि वो 3 लिक्विड 3 है ही नहीं, वो सिंगल लिक्विड है। तो अगर वो सिंगल लिक्विड है तो उस सिंगल लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसको नहीं नहीं, ऐसा कैसा? तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट, मतलब इमिसिबल के मिसिबल हो गए, अब मिक्स हो गए, तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये फाइंड करना है। तो देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। विल चेक व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रियल डेप्थ अपॉन, याद रखना, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला रियल डेप्थ अपॉन, रियल डेप्थ अपॉन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज टोटल रियल डेप्थ अपॉन टोटल अपरेंट डेप्थ। बस इतना ही है। व्हाट इज टोटल रियल डेप्थ? T1 plus T2 plus T3। तो कॉम्बिनेशन रिफ्रैक्टिव कॉम्बिनेशन विल बी T1 plus T2 plus T3 अपॉन व्हाट इज टोटल अपरेंट डेप्थ? ये लिखा तुमने भी, क्या लिखा? अरे टोटल अपरेंट डेप्थ T1 by μ1 plus T2 by plus T3 by, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि ये जो तीनों है इसको सिंगल ट्रीट करके you need to find out what is the refractive index of the combination। तो कैसे फाइंड करोगे? टोटल रियल डेप्थ अपॉन टोटल अपरेंट डेप्थ। व्हाट इज टोटल रियल डेप्थ? T1 plus T2 plus T3 अपॉन T1 by μ1 plus T2 by μ2 plus T3 by, 2 दिए होंगे तो तीसरा टर्म छोड़ दो, 4 दिए होंगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर लो। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड गुड। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑफ कोर्स यू नो, अच्छा इसमें एक टॉपिक और है, अभी है कि बाद में है? नहीं, इसके बाद है। बट तो यू हैव नेक्स्ट टॉपिक इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा लिखने का काम होगा नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट याद है। इट इज एक्सपेक्टेड। नहीं याद होगा तो अभी और एक बार अच्छे से समझ लो। बट ऑफ कोर्स सिंस वी आर रिवाइजिंग थिंग्स इट इज गोइंग टू बी लिटिल क्विक। तो चलो ध्यान दो, ऊपर रेयर मीडियम है और अंदर डेंसर मीडियम है। हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच इज इनसाइड द डेंसर मीडियम एट पॉइंट O। अब इस सोर्स ऑफ लाइट से द रेज आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, तो एक रे ऐसा गया और जो ऐसा गया वो सीधा गया। तो रे OA जो होता है इट डज नॉट डेविएट। व्हाई इट डज नॉट डेविएट? बिकॉज आई टोल्ड यू, याद है क्या क्यों डेविएट नहीं होता है?
क्योंकि ये नॉर्मल की डायरेक्शन में गया है। नॉर्मल की डायरेक्शन में जाना मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होना तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके तुम शो कर सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो है तो ऐसा रे डेविएट नहीं होता है, वो सीधा सीधा जाता है, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो जो पहला रे ऑफ लाइट था इट जस्ट गो स्ट्रेट, देन यू हैव अनदर रे ओबी, ओसी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जो रे ओबी है या ये जो रे ओसी है, they are refracted with angle of refraction greater than angle of incidence. क्यों ऐसा? Because they are traveling from which medium to which medium? So they will move away from normal. Now since they move away from normal, the angle of refraction R is greater than angle of incidence I. So ray OB and OC are refracted with angle of refraction greater than angle of incidence. और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी बढ़ेगा। तो एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम रेयर मीडियम में मेजर कर रहे हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो तुम डेंसर मीडियम में मेजर कर रहे हो इसको बोलते हो क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हो इसको? क्या बोलते हैं इसको? So remember, the angle of incidence inside the denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called as critical angle. तो ये critical angle है, ये IC है तो R equal to 90 है। पक्का पक्का श्योर। अब अगर ray of light is incident at an angle greater than critical angle, तो if the angle of incidence is greater than critical angle, then the ray of light is totally internally reflected. So there were two conditions of total internal reflection. One was that the ray should be traveling from denser to rarer, and second was that it should be incident at an angle greater than critical angle. So there are two conditions for total internal reflection. The ray of light should be traveling from denser to rarer, and it should be incident at an angle greater than critical angle. पक्का पक्का गुड। फिर यहां से हमने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। तो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। ओके गुड। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था? तो व्हाट यू हैव इज यू हैव अ डेंसर मीडियम, ऑफ कोर्स ये डेंसर मीडियम है। देन वी विल ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हम लोग सिर्फ एक ही रे कंसिडर करेंगे which has the angle of incidence as critical angle, मतलब angle of refraction 90 डिग्री होगा उसके लिए। तो you have a ray of light, something like that। यहाँ पे angle of refraction है 90 डिग्री, तो इस एंगल को बोलते हो क्रिटिकल एंगल, और ये है 90। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ से रे ओरिजिनली ट्रैवल कर रहा है उसको मीडियम 1 बोलेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, और जहाँ जा रहा है मीडियम 2 बोल देंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। पक्का? बाय द वे इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस भी बोलते हैं। सरफेस को टच करके जाना, इट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग, ग्रेस करना, ग्रेजिंग इमर्जेंस। गुड। अब आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 sin IC इक्वल टू μ2 sin R। μ1 को मैंने म्यू बोल दिया, μ2 की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो 1 sin IC इक्वल टू म्यू, है ना? उल्टा लिख रहा हूँ फिर भी हाँ बोल रहे हो। μ1 को मैंने बोल दिया म्यू, μ1 इज म्यू, sin IC, μ2 की वैल्यू कितनी है? 1, और sin R, R कितना है? 90। व्हाट इज sin 90? 1। पक्का पक्का। तो यहाँ से तुमको sin IC क्या मिल गया? 1/μ। sin IC क्या मिल गया? 1/, तो IC कितना मिल गया? sin इनवर्स ऑफ 1/μ। ये आके आपके पास क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। पक्का गुड। इसके बाद हमने देखे थे एप्लीकेशंस ऑफ TIR। So you have seen total 3 applications of TIR. If you remember, of course you should remember, applications of TIR में सबसे पहला एप्लीकेशन तुमने देखा था ऑप्टिकल फाइबर, याद है क्या? यस। उसके बाद तुमने देखा था प्रिज्म बाइनोक्यूलर, उसके बाद तुमने देखा था पेरिस्कोप। लेकिन JEE नीट के एग्जाम में ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चंस आते हैं, यस।
पेरिस्कोप पे और प्रिज्म बाइनोकुलर पे क्वेश्चंस लगभग नहीं आते हैं, लेकिन और एक टॉपिक है जिस पे आते हैं जो स्टेट बोर्ड में नहीं है लेकिन नीट जेडबलई के लिए है, दैट इज फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश। तो सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, पहले तो ऑप्टिकल फाइबर समझ लेते हैं। तो यू मस्ट नो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली थिन फाइबर्स। एक फाइबर के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली थिन फाइबर्स। The central part of each fiber is called as core, or refractive index of core is nearly 1.7, and this core is coated with another material called as cladding, and the refractive index of cladding is 1.5। तो कोर हो गया डेंसर और क्लैडिंग हो गया रेयरर। तो याद रखना, यू हैव टू नो दिस ऑफ कोर्स। तो होता ऐसा है कि यू हैव a core, this is a core, एंड उसके ऊपर तुमने एक थिन कोटिंग किया है, थिन ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड एज क्लैडिंग। मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए, मैं खुद के कन्वीनियंस के लिए कोर को मीडियम 1 बोल देने वाला हूँ और क्लैडिंग को मीडियम 2 बोलने वाला हूँ। तो क्लैडिंग को मैं मीडियम 2 बोलने वाला हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर म्यू सी इज बेसिकली म्यू 1, दैट इज 1.7, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज म्यू 2 विच इज 1.5। अभी याद रखना है। देन हमने इस ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पे एट अ स्मॉल एंगल हम यहाँ पर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। So ray of light is made to incident at one end of the optical fiber at a small angle, और इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अब ये भी डिफरेंस आ गया कि ये जो अल्फा है इसका तुम स्टेट बोर्ड में बात ही नहीं करते हो, यहाँ पे अल्फा फाइंड भी करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टेंस एंगल। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रे ऑफ लाइट at one end of the optical fiber। अब तक रे ऑफ लाइट अंदर गया नहीं, अभी जाएगा। So at the one side the ray of light is traveling from rarer medium to rarer to it bends towards कि away towards, so it bends towards normal। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जाके इंसिडेंट हुआ, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो द रे विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कोर इज डेंसर मीडियम एंड क्लैडिंग इज वेरी गुड। तो कोर डेंसर और क्लैडिंग रेयर है। इसका मतलब ये जो कोर क्लैडिंग का बाउंड्री है, यहाँ पे रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और इफ द एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में तुमने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। मतलब यहाँ पे वापस एक बार TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। पक्का? श्योर, गुड, हाँ कि ना? यस, गुड, पक्का। अब ऐसा है, बाकी तो तुमको सब पता ही है, तुमने स्टेट बोर्ड में कवर किया ही था। तुमने स्टेट बोर्ड में कुछ नहीं कवर किया है तो वो है हाउ टू फाइंड आउट एक्सेप्टेंस एंगल। अभी एक्सेप्टेंस एंगल का जो फॉर्मूला बनता है ना वो होता है साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब देखो यहाँ होता है कंफ्यूजन, बहुत बुरा कंफ्यूजन, याद ही नहीं रहता कि μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर या फिर अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। इसके लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा मैथ्स का बेसिक्स रखो, नहीं तो गए। μ1 बड़ा है कि μ2 बड़ा है? इमेजिन मैंने उल्टा लिख दिया होता, मतलब मैंने μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर लिख दिया होता। छोटा नंबर का स्क्वायर माइनस बड़े नंबर का स्क्वायर, क्या आ गया? नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया।
और इमेजिनरी नंबर हो गया तो तुम बोल रहे हो कि साइन अल्फा इज इमेजिनरी, मतलब फिर अगर यही इमेजिनरी तो कॉन्सेप्ट कहाँ से रियल होगा फिर? तो रिमेंबर, अगर भूल भी जाओ तो देर आर थिंग्स दैट हेल्प यू टू रिमेंबर। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर स्ट्रिक्टली इफ इट इज इनसाइड स्क्वायर रूट, अदरवाइज द नंबर विल बिकम इमेजिनरी। नेगेटिव नंबर का रूट डिफाइन ही नहीं होता है। नेगेटिव नंबर का रूट डिफाइन नहीं होता है। और रूट ऑफ -1 को तुम आई बोलते हो, फिर आई इज इमेजिनरी। और ऐसा नंबर जिसमें x प्लस आई वाई आ जाए उसको बोलते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर x इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, विल जस्ट कीप इट रियल, दिस इज रियल, रियल। गुड। तो अल्फा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ये मिल गया आपको एक्सेप्टेंस एंगल। और बाय द वे ये जो है अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, इसको बोलते हो न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेरिकल एपर्चर। गुड। ये सब कुछ जो मैंने आपको मॉड्यूल्स दिया है उसमें सब कुछ ये दिया हुआ है, तो डोंट वरी। और ये पीडीएफ भी अपलोड होने ही वाला है, तो ऑफ कोर्स डोंट वरी। हो गया, ये था पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन हमको देखना है फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, विच इज रियली 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 इंटरेस्टिंग। फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। तो व्हाट इज फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश? अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, मैंने आपको थोड़ा सा ये स्टेट बोर्ड की थ्योरी में बताया था, थोड़ा सा। अब उसको कंप्लीट करते हैं। द स्पीसीज, जैसे हम ह्यूमंस, दोज हु लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आर फील्ड ऑफ विजन इज अ हेमिस्फीयर, बिकॉज यू कैन सी थ्रू अ हेमिस्फीयर। ईस्ट टू वेस्ट तुम देख सकते हो, तुम नॉर्थ से साउथ भी देख सकते हो, तो योर फील्ड ऑफ विजन इज अ हेमिस्फीयर। लेकिन जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो हो जाता है कि वो अगर देख रहे हैं ऐसा, तो यू नो दैट दिस रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जितना एंगल बढ़ेगा, जितना एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा, कैसा आएगा, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90। तो ये कौन से एंगल के लिए होता है? क्रिटिकल। इसका मतलब ये है कि जो वाटर के अंदर रहने वाले हैं जैसे फिश, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि दे कैन लुक एट द आउटसाइड वर्ल्ड तब तक जब तक ये एंगल क्या नहीं बनता, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे देखने गए तो फिर उनको पानी के अंदर की ही चीज़ें दिखती है, दे कैनॉट सी व्हाट इज आउटसाइड। और ऐसा हर डायरेक्शन में होता है। तो दे, इफ दे सी हियर सेम प्रॉब्लम, हियर सेम प्रॉब्लम, तो ऐसा पूरा क्या बन जाता है, कोन। क्या बनता है? कोन। तो फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश इज नथिंग बट अ कोन। तो फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश इज अ कोन। तो ऐसा कोनिकल है, हर डायरेक्शन में क्रिटिकल एंगल तक ही हो सकता है, तो कोनिकल है। ओके, गुड। पक्का पक्का, श्योर श्योर, यस नो यस, यस। चलो हाँ बोल दिया वैसे, गुड। नहीं भी बोलते तो आगे तो पढ़ाना था मेरे को। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। तो द फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश इज अ कोन। तो फिश की जो दुनिया है ना, बस वो कोन ही है, उसके बाहर उनको कुछ दिखता ही नहीं है। पक्का। अब हमको इस टॉपिक में फिर क्या करना है, हमको फाइंड करना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कोन। मतलब बेसिकली पहली बात तो सर्कल इज बेस ऑफ कोन, पता है ना, इसको बेस बोलते हो, बेस। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, और आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस, मतलब पाई आर स्क्वायर। एंड दिस लेट अस से इज डेप्थ h। और ये एंगल क्रिटिकल है तो ये एंगल भी क्रिटिकल है, और ये एंगल क्रिटिकल है तो ये भी क्या है, क्रिटिकल है। ऐसा क्यों है? अल्टरनेट। पक्का।
तो first thing that you should know is any observer inside denser medium will be able to see only through a cone. कोन के बाहर का उसको दिखने नहीं वाला है. So field of vision is restricted to a cone. Our task is to find out what is the radius of the base of cone, मतलब सर्कल का रेडियस, और एरिया फाइंड करना है इस सर्कल का. तो ये दो ही चीज़ें आपको करनी है. तो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दिस? बहुत सिंपल है. आई टेल यू हाउ. सबसे पहले यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यस. तो व्हाट इज tan ऑफ any angle? Which side or which side? Opposite upon adjacent. What is opposite here? R. And adjacent is H. So what is R? H tan IC. बराबर. सही है ना? पक्का. लेकिन tan IC तो पता नहीं होता ना हमको. तो हम लोग क्या करते हैं? tan IC फाइंड करेंगे. अभी tan IC कैसे फाइंड करोगे वो देखते हैं. What is sin IC? 1/μ. अरे अभी तो देखा था. Sin IC is 1/μ. 1/μ, where μ is refractive index of medium. In this case, medium is water. बराबर. तुम्हारे पास अगर ये sin IC है तो तुमको cos IC मिल जाएगा. cos IC कैसे फाइंड करते हो? डू यू रिमेंबर sin square IC plus cos square IC is equals to 1. तो what is cos square IC? 1 minus sin square IC. So therefore you have cos square IC as 1 minus sin square IC. लेकिन what is sin IC? 1/μ. तो 1/μ square. तो what is cos square IC? μ square minus 1/μ square. तो what is cos IC? अंडर रूट ऑफ μ square minus 1/μ. μ square का रूट क्या बन गया? μ. तो तुमको sin IC मिल गया, तुमको cos IC मिल गया, तो तुमको क्या मिल जाएगा? tan IC. What is tan IC? Sin IC upon cos IC. What is sin IC? 1/μ. What is cos IC? Under root of μ square minus 1/μ. μ क्या हो गया? कैंसल. तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया tan IC का. कितना बन गया? 1/√of μ square minus 1. So therefore R, which was H tan IC, ऐसे था ना? ऐसा ही था. Yes. Equation 1. So it is equals to H. What is tan IC? 1/√of μ square minus 1. करेक्ट. और तुम डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, इसलिए तो चैप्टर नंबर 1 पहले सिखाते हैं. डायमेंशनली तुम चेक कर सकते हो द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट. लेफ्ट हैंड साइड इज रेडियस, रेडियस इज लेंथ रेज़ टू 1. तो राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी लेंथ रेज़ टू 1. हाइट इज लेंथ, तो लेंथ रेज़ टू 1. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, वो तो नंबर ही होता है. नंबर का स्क्वायर नंबर है, नंबर में से नंबर माइनस किया तो नंबर है, उसका रूट भी नंबर है. तो R इक्वल टू H. आ रहा है डायमेंशनली? यस. फॉर्मूला करेक्ट है. तो तुमको ये डायमेंशनल एनालिसिस इसलिए सिखाया जाता है कि कहीं पे तुम अगर अटक जाओ, याद नहीं आ रहा सही है गलत है, तो यू कैन वेरीफाई. तो ये मिल गया आपको रेडियस. नाउ यू कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ बेस आल्सो. व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई r square. You have area of base as pi times of radius square. Radius is h, तो h square. रूट और स्क्वायर हो गया कैंसल, तो पाई h square अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1. अब ये क्यों बना के दिया? क्योंकि तुमको क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुमको बोला होता है द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर फिश इनसाइड वाटर इज समथिंग. लेट अस से 10 मीटर. तो 10 का स्क्वायर 100, राइट. बराबर. पूछा होगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल थ्रू विच द फिश कैन सी. तो ये कितना हो गया? 10 स्क्वायर 100. म्यू फॉर वाटर इज हाउ मच? 4/3. तो 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस 1. व्हाट इज 16/9 माइनस 1? चलो कर ही लेते हैं ना. बात क्यों करें? बात क्यों करना है ना, सॉल्व कर लो. चलो h को h रहने दो, h को h ही रहने दो. व्हाट इज म्यू? 4/3. तो 4 square by 3 square minus 1. तो यू विल हैव एरिया इक्वल्स टू पाई h square 16/9 minus 1. मतलब पाई h square 16 minus 9 is 7/9. तो 9 ऊपर जाएगा, 9 पाई h square by 7. तो दैट इज एरिया. अब सिर्फ h की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो भी h की वैल्यू दी होगी वो सब्स्टिट्यूट कर लेना एंड यू कैन सॉल्व. पक्का पक्का? श्योर 100%. गुड.
पक्का? सो दैट्स ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस. तो आज का हमारा लेक्चर, अभी तक मैंने रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस कहाँ स्टार्ट किया ही नहीं. तो आज का हमारा पूरा लेक्चर वाज फोकस्ड ओनली ऑन रिफ्रैक्शन फ्रॉम plane surface. So that's it for today.